दिल्ली की राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार में अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर तनातनी पिछले कई सालों से चली आ रही है। इसी मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्णय भी आ चुके हैं। कल जो लोकसभा में केंद्रीय सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 को प्रस्तुत किया है, उसके ऊपर भी अच्छा खासा हंगामा संसद में चल रहा है। संविधान क्या कहता है कि इस एक्सप्लेनर एपिसोड में हम आज थोड़ी गंभीरता से इस विवाद के संवैधानिक पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा संविधान एक फेडरल या संघीय संविधान है। फेडरल व्यवस्था में 2 सरकारें होती हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। हालांकि बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं केंद्रीय सरकार, लेकिन संविधान इस्तेमाल करता है शब्द यूनियन गवर्नमेंट या संघ। तभी आपने देखा होगा कि केंद्रीय मंत्री जब शपथ लेते हैं तो वो बोलते हैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। संघीय संविधान में संघ और राज्य सरकार के पावर को संविधान में लिखित रूप से बांट दिया जाता है और हर एक संघीय संविधान में एक सुप्रीम कोर्ट होता है जिसका फैसला अगर संघ और राज्य में अपने पावर को लेकर कोई विवाद हो तो फाइनल माना जाता है। बहुत सारे आधुनिक संविधानों में सरकार के जो 3 मुख्य पावर है, लेजिस्लेटिव हिंदी में विधायी या कानून बनाने का पावर, जुडिशियल या न्याय करने का पावर और एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका को अलग अलग संस्थानों को दिया जाता है। इसे हम सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। क्योंकि भारत का संविधान संघीय संविधान है तो संघ और राज्य में भी ये शक्तियां या पावर अलग अलग संस्थानों को दिया जाता है। तो राज्य में विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर, कानून बनाने का पावर विधानसभा में होता है और केंद्र में संसद के पास। संघीय संविधान में इनके कार्य क्षेत्रों को बांट दिया जाता है। हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में आपको यह कार्य क्षेत्रों का बंटवारा दिख जाएगा। यहाँ 3 लिस्ट बने हुए हैं। यूनियन लिस्ट यानी इन विषयों पे कानून बनाने का हक संघ या संसद को है। इसमें कुल मिलाकर 97 आइटम्स हैं। फिर लिस्ट 2 है, इसमें कुल मिलाकर 66 आइटम्स हैं। और हमारे संविधान में एक तीसरी लिस्ट कॉन्करेंट या हिंदी में समवर्ती सूची भी बोलते हैं। इन आइटम्स पे दोनों संसद और विधानसभा कानून बना सकती है। इसमें आते हैं कुल 47 आइटम्स। अब अगर दोनों कानून बना सकते हैं तो क्या होगा अगर एक ही मुद्दे पे दोनों ने अलग अलग कानून बना दिए तो उसमें साधारणतः संसद में बनाया गया कानून राज्य विधानसभा में बनाए गए कानून को निरस्त कर देगा। हाँ, उसमें एक उपाय ये है कि राज्य की विधानसभा का कानून अगर बाद में आया है और उसे राष्ट्रपति की सहमति मिल गई हो तो फिर राज्य में राज्य का कानून चलेगा। तो ये हुआ विधायिका के क्षेत्र में संघ और राज्य सरकार की शक्तियों का बंटवारा। कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव के पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? कार्यपालिका सरकार का वो अंग है जिससे हमारा सबसे अधिक सामना होता है। विधायिका यानी कानून बनाने और न्यायपालिका जुडिशियरी के अलावा सरकार के जितने भी कार्य हैं वो सब कार्यपालिका के अंदर आते हैं, जैसे पुलिस, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, इकोनॉमिक प्लानिंग करना, तरह तरह की योजनाएं जो सरकार चलाती है, विदेश नीति, साथ ही अधिकारियों की पोस्टिंग, ट्रांसफर, विजिलेंस जैसे सारे कार्य, ये सब कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच इस तनातनी के मूल में अधिकारियों के ऊपर किसका नियंत्रण होगा ही है। संविधान के तहत संघीय सरकार या यूनियन गवर्नमेंट के कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में और राज्य सरकार की गवर्नर या राज्यपाल में निहित है। मगर चूंकि हमारा संविधान संसदीय व्यवस्था को अपनाता है तो राष्ट्रपति अपने पावर को संघीय मंत्रिमंडल यूनियन गवर्नमेंट के सलाह के अनुसार और गवर्नर राज्य के मंत्रिमंडल के सलाह के आधार पे ही एक्सरसाइज करते हैं। किन विषयों पे संघीय सरकार और किन विषयों पे राज्य सरकार को एग्जीक्यूटिव पावर होगा, यह डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है आर्टिकल 73 और 162 में। साधारणतः जिन विषयों पे जिसको लेजिस्लेटिव पावर है उसमें उसको एग्जीक्यूटिव पावर भी है। अब पंगा होगा समवर्ती या कॉन्करेंट लिस्ट में, क्योंकि समवर्ती सूची के आइटम पे तो राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। मगर यहाँ पे अगर हम आर्टिकल 73 और 162 को ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि समवर्ती सूची के आइटम्स पे एग्जीक्यूटिव पावर
जनरली राज्य को है, मगर संसद कानून बनाकर इसका निर्धारण कर सकती है कि उन विषयों पे एग्जीक्यूटिव पावर कैसे और कौन एक्सरसाइज करेगा। लेकिन जब तक कानून न बने तब तक उन विषयों पे एग्जीक्यूटिव पावर राज्य को है। संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य सरकार के बीच कार्य क्षेत्रों को लेकर विवाद होना न तो कोई यूनिक बात है और न नई। कई बार ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और खासकर तब जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें हो। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे विवादों में निर्णय लेने का अधिकार है, मगर राज्यों के अलावा हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज भी है। संविधान का पार्ट 8 बात करता है यूनियन टेरिटरी के बारे में। दिल्ली शुरू में यूनियन टेरिटरी ही थी। जहां तक यूनियन टेरिटरी की बात है, इन क्षेत्रों को केंद्र सरकार ही गवर्न करती है और वहां के लिए कानून बनाने का पावर भी संसद को ही है। मगर भारत में 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर और दिल्ली। दिल्ली बनती है यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली संविधान के 69th अमेंडमेंट के बाद 1991 में, जब संविधान में आर्टिकल 239A इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस आर्टिकल का सब क्लॉज 3A दिल्ली विधानसभा को पावर देता है कि लिस्ट 2 के सभी विषयों पे सिवाय आइटम नंबर 1 जो है पब्लिक ऑर्डर, आइटम नंबर 2 जो है पुलिस और आइटम नंबर 18 जो कि है लैंड पे कानून बनाने का। लिस्ट 3 जो कि समवर्ती या कंकरेंट लिस्ट है, उन विषयों पे दिल्ली की विधानसभा को बाकी राज्यों के विधानसभा की तरह कानून बनाने का अधिकार है। अब आते हैं पहला विवाद कैसे शुरू हुआ। शुरुआत होती है 2015 में, जब यूनियन गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इश्यू करती है जिसमें कहा जाता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अब दिल्ली क्षेत्र में पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड के अलावा सर्विसेज के मैटर को भी कंट्रोल करेंगे, जिसके मूल में था अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का सवाल। सर्विसेज आता है स्टेट लिस्ट के आइटम नंबर 41 में, जिसमें लिखा है स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन। केंद्र सरकार का जस्टिफिकेशन था कि दिल्ली का अपना कोई पब्लिक सर्विस कमीशन तो है नहीं, दिल्ली प्रशासन के अधिकारी भी यूपीएससी से आते हैं, तो बेहतर ये होगा कि उनकी ट्रांसफर, पोस्टिंग इत्यादि का कंट्रोल भी केंद्र के हाथ में हो। इसी नोटिफिकेशन की संवैधानिक वैधता को चैलेंज किया जाता है दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के सामने कि ये उनके अधिकार क्षेत्र का हनन है। दिल्ली हाईकोर्ट इसमें फैसला सुनाती है केंद्र सरकार के फेवर में। उनका कहना होता है सर्विसेज के मसले दिल्ली सरकार के अंदर नहीं आते हैं। इस फैसले को चुनौती दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बेंच जिसके सामने यह अपील पहली बार सुनी जाती है, उनको लगता है इस केस में फैसला देने के लिए आर्टिकल 239AA की विस्तृत विवेचना करनी पड़ेगी और संविधान का आर्टिकल 132 कहता है कि अगर किसी केस की सुनवाई के दौरान ऐसा लगे कि केस में संविधान के किसी आर्टिकल के इंटरप्रिटेशन से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न इन्वॉल्व है, तो वो उस प्रश्न के अथॉरिटेटिव आंसर के लिए उसे संवैधानिक पीठ को रेफर कर सकते हैं। तो इस बेंच ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ को रेफर कर दिया। 5 जजों के बेंच ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में हो रहे विवादों पे अपना पहला निर्णय दिया 2018 में। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में फिर से जोर देकर कहा कि भारत का संविधान एक संघीय व्यवस्था की स्थापना करता है और संघीय व्यवस्था में राज्य और केंद्र दोनों के अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं और दोनों को एक दूसरे के कार्य क्षेत्र का सम्मान करना चाहिए। जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑफ कोर्स दिल्ली राज्य की तुलना अन्य पूर्ण राज्यों से नहीं की जा सकती है, यह अपने आप में एक अलग तरह का मॉडल है। कोर्ट ने जिस लैटिन फ्रेज का इस्तेमाल किया वो है सुई जेनरिस, जिसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूटिंग ए क्लास अलोन। आर्टिकल 239AA दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार की व्यवस्था बनाती है। जिन विषयों पे दिल्ली की विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है, उन विषयों पे उनको कार्यपालिका की भी शक्ति है। मतलब उन विषयों में लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली की चुनी गई मंत्रिमंडल के सलाह पे ही काम करना पड़ेगा और बाकी राज्यों और दिल्ली में अंतर ये है कि अन्य राज्यों की तरह उन्हें पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड पे ये पावर नहीं है। आर्टिकल 239AA के तहत इन विषयों पे पावर केंद्रीय सरकार को है, मगर
उसके अलावा अन्य विषयों पे दिल्ली के राज्य सरकार की स्थिति वैसी ही है जैसे अन्य राज्यों की है। इसके बाद जो स्पेसिफिक मुद्दा था कि सर्विसेज के ऊपर दिल्ली सरकार का कंट्रोल होगा या नहीं, इस मुद्दे पर निर्णय देने के लिए उन्होंने केस को वापस रेगुलर बेंच जो इसकी सुनवाई कर रहा था के पास भेज दिया। 2 जजों के रेगुलर बेंच में दोनों जज अलग अलग नतीजे पे पहुंचे। एक ने माना सर्विसेज आते हैं और दूसरे ने कहा नहीं आते हैं। केस फिर 3 जजों के बेंच में गया और फिर आर्टिकल 132 का रेफरेंस देते हुए इस मुद्दे को फिर से संवैधानिक पीठ को रेफर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सर्विसेज के मुद्दे पे अभी मई 2023 में अपना निर्णय दिया। उन्होंने आर्टिकल 239AA की एक बार फिर से पूरी विवेचना की और कहा कि आर्टिकल 239AA के सब क्लॉज 3B में ये लिखा है कि पार्लियामेंट को दिल्ली में बाकी यूनियन टेरिटरी की तरह सभी विषयों पे कानून बनाने का अधिकार है और अगर पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून और दिल्ली विधानसभा के बनाए हुए कानून में विरोधाभास है तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून सर्वोपरि होगा। मतलब ये हुआ कि संविधान में दिल्ली के लिए जो व्यवस्था है उसमें और अन्य राज्यों में एक अंतर है। दिल्ली में कोई भी एक्सक्लूसिव स्टेट लिस्ट नहीं है। स्टेट लिस्ट भी एक प्रकार से कॉन्करेंट लिस्ट ही है क्योंकि उन विषयों पे भी संसद को कानून बनाने का अधिकार है। अब इसका क्या मतलब हुआ? याद कीजिए इस विवाद के मूल में क्या था। सर्विसेज के ऊपर किसका कंट्रोल होगा? कंट्रोल का मतलब बहुत कुछ हो सकता है, मगर यहाँ इस विवाद में कंट्रोल का मतलब था उनके ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस के ऊपर किसका नियंत्रण होगा। अब ट्रांसफर और पोस्टिंग मतलब कौन सा अधिकारी किस पद पे काम करेगा, यह तो एक प्योर एग्जीक्यूटिव फंक्शन है और समवर्ती सूची के मुद्दे पे पहला एग्जीक्यूटिव पावर राज्य को है। मतलब अधिकारियों के सिवाय उन अधिकारियों के जो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड रिलेटेड डिपार्टमेंट में है के पोस्टिंग, ट्रांसफर का नियंत्रण राज्य सरकार के पास होगा। मतलब सर्विसेज के ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल के निर्देश पे काम करना होगा। लेकिन फिर अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बात की थी कि समवर्ती सूची के मुद्दे पे राज्य को एग्जीक्यूटिव पावर है, लेकिन संसद चाहे तो उस पे कानून बनाकर वो पावर अपने पास ले सकती है या गाइडलाइंस दे सकती है कि उस पावर का इस्तेमाल कैसे और कब किया जाएगा। तो इसी निर्णय के आधार पे केंद्रीय सरकार ने यह बिल संसद में प्रस्तुत किया है जिसके तहत अधिकारियों की पोस्टिंग, ट्रांसफर रिलेटेड मैटर पे निर्णय यह अथॉरिटी करेगी जिसका गठन इस बिल में प्रपोज किया जा रहा है। इस अथॉरिटी की अध्यक्षता करेंगे चीफ मिनिस्टर और इसमें 2 और सदस्य होंगे, एक दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव और दूसरे गृह विभाग के मुख्य सचिव। वीडियो बनाने तक यह बिल अभी लोकसभा में पास हो चुका है और राज्यसभा में प्रस्तुत होगा, लेकिन मुझे लगता है इस बिल की भी संवैधानिक वैधता को चैलेंज किया जाएगा और फिर हम आपके लिए लाएंगे उस जजमेंट के ऊपर अपना एक्सप्लेनर एपिसोड। फिर से प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना मत भूलिए। थैंक यू।